दरअसल दिल्ली कूच पर अड़े किसान संगठन अपनी जिन 12 मांगों को मनाने का दबाव बना रहे हैं, उनमें सबसे पहली और बड़ी मांग है कि सभी 23 फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग है। किसानों की इन मांगों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपके लिए आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हमको पूछते रहते हैं कि ये एमएसपी को लेकर बहस क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर होता क्या है, जिसके आसपास ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। ये कीमत क्या होगी, ये इस बात पर तय करता है कि उत्पादन की लागत किस तरीके से तय की जा रही है। लागत तय करने के 3 फॉर्मूले हैं जो हम अब आपको बता रहे हैं। सरकार साल में 2 बार यानी एक बार खरीफ की फसल और एक बार रबी की फसल के दौरान 23 फसलों पर एमएसपी का ऐलान करती है। सरकार फिलहाल इन 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ऐलान करती है। इनमें 7 अनाज हैं। जो अनाज हैं वो हैं धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी और मक्का। इसके अलावा 5 किस्म की दालें हैं जिसका एमएसपी सरकार तय करती है। अरहर की दाल यानी तुअर की दाल, चना, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन हैं जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तोरिया, तिल, सूरजमुखी बीज, कुसुम बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और रामतल बीज यानी नाइगर सीड्स। 4 अन्य फसलों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार तय करती है और ये हैं कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल और गन्ना। सरकार की ओर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर खरीद की केंद्रीय एजेंसी है और राज्य की सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर एमएसपी पर फसलों की खरीद किसानों से की जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि किसानों की शिकायत रही है कि उनकी फसल को एमएसपी पर खरीद के समय अलग अलग बहानों से खारिज भी कर दिया जाता है। जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों को तंग करते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको देने की बजाय कम दामों में उनसे उनकी फसल खरीदने का दबाव डाला जाता है, ये कहते हुए कि फसल अच्छी नहीं है, फसल खराब है, दाना पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से किसानों को, इसीलिए किसान गारंटी मनी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ही तय किया जाए। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता दें। एमएस स्वामीनाथन देश और दुनिया के एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक रहे जो देश में 70 और 80 के दशक में हुई हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में उस हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। करीब 20 साल पहले नवंबर 2004 में तत्कालीन सरकार ने किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर स्वामीनाथन थे। इसी वजह से उस आयोग को स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। उस आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक करीब 2000 पन्नों में 5 रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इन रिपोर्ट में खेती और किसानों की दशा सुधारने से जुड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। इन सिफारिशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने से जुड़ी सिफारिश भी थी जिसे किसान लागू करने की अब मांग कर रहे हैं। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश नहीं थी। एमएस स्वामीनाथन को इस बार मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान भी किया है। किसानों का मानना है कि यह ऐलान काफी नहीं है, उनकी सिफारिशों पर भी सरकार अमल करे। 2021-22 में साल भर चले किसान आंदोलन में भी यही प्रमुख मांग थी कि एमएसपी को पर गारंटी सरकार पैसा दे। इस बार भी किसानों की सबसे बड़ी मांग और पहली मांग यही है। अब बात करते हैं कि सरकार एमएसपी तय कैसे करती है, क्या है वो फॉर्मूला। सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी सिफारिश पर ही सरकार हर साल एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने के 3 मुख्य फॉर्मूले हैं। बहुत आसान सी बात है, आसान से समझ जाएंगे आप। पहला फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है A2। इसमें किसी खास फसल के उत्पादन में किसान की लागत का आकलन किया जाता है। किसान की लागत आंकने के लिए बीज की कीमत, खाद की कीमत, कीटनाशक, लीज पर ली गई जमीन, मजदूरी की लागत, मशीनरी और ईंधन की कुल लागत देखी जाती है। दूसरा फॉर्मूला होता है एमएसपी तय करने का, वो है A2+FL। इसमें फसल पर किसान की लागत और उसके परिवार की मजदूरी की कीमत भी तय की जाती है। बहुत से किसान अपने परिवार के साथ खेती करते हैं, उनकी मेहनत को भी इसमें आंका गया है।
अमूमन किसान खेतों में अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करते हैं। इस लागत में उनके परिवार की मेहनत को भी शामिल किया गया है। तीसरा फॉर्मूला है C2। ये व्यापक लागत है। इसमें A2 प्लस FL यानी जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला था वो तो होता ही है, साथ ही इसमें अपनी जमीन के किराए की कीमत भी शामिल की जाती है। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी पर ब्याज और लीज पर ली गई जमीन का किराया भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि MSP देश भर में उत्पादन की औसत लागत C2 से कम 50% ज्यादा दिया जाए, यानी 1.5 गुना ज्यादा दिया जाए। यानी अगर उत्पादन लागत किसी फसल की 100 रुपए की है तो MSP की कीमत कम से कम 150 रुपए होनी चाहिए। ध्यान रखिए, स्वामीनाथन आयोग ने C2 के कम से कम 1.5 गुना की सिफारिश की, लेकिन सरकार MSP के लिए लागत C2 नहीं बल्कि A2 प्लस FL को मानती है और उसके अखिल भारतीय औसत से 1.5 गुना देती है। यानी आसान भाषा में फिर कहा जाए तो स्वामीनाथन आयोग ने MSP तय करने के लिए C2 के 1.5 गुना लागत की सिफारिश की थी और सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना के आधार पर MSP तय करती है। किसान चाहते हैं कि MSP तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए, लेकिन ये फिर ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है कि स्वामीनाथन आयोग ने MSP की गारंटी की बात नहीं कही थी। और अब आते हैं किसानों की 12 मांगे क्या हैं जिसके लिए यह आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। किसानों की सबसे प्रमुख मांग है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी का कानून बने। यानी अगर सरकार दाम तय कर देती है कि किसान से 1 क्विंटल गेहूं फॉर एग्जांपल 1200 रुपये खरीदेगी तो 1200 रुपये उसको मिलने ही चाहिए, फिर बीच में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के कर्ज पूरी तरीके से माफ किया जाए, ये दूसरी बड़ी डिमांड है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित मंजूरी लेने और कलेक्टर के रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का प्रावधान है। अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा दिलाई जाए। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कैसे गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO से अपना नाम वापस ले और सभी व्यापार समझौतों को रद्द कर दे। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने का इंतजाम भी सरकार करे। किसानों की एक और मांग है कि 2020-21 के कृषि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। बिजली संशोधन बिल जो 2020 का उसको रद्द किया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि मनरेगा योजना के तहत 100 के बजाय 200 दिन का रोजगार दिया जाए, जिसमें दैनिक मजदूरी 700 रुपए हो और मनरेगा स्कीम को खेती से सीधे तौर पर जोड़ा जाए। नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी किसान चाहते हैं। बीजों की गुणवत्ता सुधारी जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाए, ये भी किसान चाहते हैं। यानी किसान सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसान पूरे देश की तरफ से बात कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर वहां के परंपरागत स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। इस मसले का हल कैसे निकलेगा, ये बहुत ही बड़ा और टेढ़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कृषि अर्थशास्त्री और जाने माने चेहरे देवेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, NDTV इंडिया से बात करने के लिए। सरकार के मुताबिक, जैसा हम सब जानते हैं, सभी 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी देना संभव नहीं है। इसका देश के खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपका तर्क क्या है? सरकार के इस तर्क से आप कितने सहमत या असहमत हैं? 23 फसलों पर MSP को कानूनी अधिकार देना बिल्कुल वाजिब है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से, इतने दशकों से जो किसान की जो इकोनॉमिक हालात हैं, जिसके करके हम जानते हैं कि खेती में एक गंभीर संकट है, उससे उसको निकालना बहुत जरूरी है। और उसका एक रास्ता जो है, जिसकी शुरुआत हम करें तो उससे बहुत असर पड़ेगा, वो है कि 23 फसलों पे एक कानूनी अधिकार दिया जाए।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि इससे 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा या बर्डन, नुकसान तो नहीं बर्डन आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ये वही सोच है या वही थिंकिंग है, जब मनरेगा आया था तब भी यही बातें हमने सुनी थी कि साहब इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, कैसे हम ये देंगे, ये पैसा व्यर्थ जाएगा, ये खड्डा भरना और खड्डा खोदना ही काम रहेगा। ये सब बातें उस समय हुई थी, लेकिन आज देश जानता है कि मनरेगा का कितना बड़ा रोल है देश की इकोनॉमी को स्थिर करने में। उसके बाद और या उसके साथ ही आपको याद होगा जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था, तब भी हमने देखा कि यही एक तरह का एक आउटपोरिंग हुआ था कि साहब क्या होगा, देश में पैसा नहीं है, हम इतनी जनसंख्या को मुफ्त में खाना या सस्ता खाना कैसे खिलाएंगे। उसमें हम जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तकरीबन 67% पॉपुलेशन को जो सस्ता राशन मिलने की बात थी, तब भी यही बातें की गई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि सस्ता राशन ही नहीं, हम तो उसको फ्री राशन भी उसके अलावा दे दे पा रहे हैं। आई थिंक फॉर विच वी नीड टू थैंक आवर फार्मर्स। अभी हमने हाल में देखा है कि बहुत सारे अध्ययन ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक 1.5 लाख या 2 लाख का अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा अगर हम एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाते हैं। और एक अध्ययन ये भी आया है जो कहता है, क्रिसिल का अध्ययन है, और क्रिसिल आप जानते हैं कि रेटिंग एजेंसी है। उनका अध्ययन कहता है कि 21,000 करोड़ रुपए का मात्र खर्चा आएगा सालाना। और हम लोग ये कह रहे हैं कि डराया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का होगा। वो बेसिकली फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए ऐसी टर्म्स को उछाला जाता है। लेकिन अब जैसा कि मनरेगा में हुआ था, जैसा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हुआ था, मुझे लगता है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार देने से, ये सब बातों को इग्नोर करके अगर हम एमएसपी को कानूनी अधिकार देते हैं, तो हम देखेंगे कि भारत के किसानों को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी, और जो इकोनॉमिक उनका एक कम से कम एक लेवल बढ़ना है, वो उसी के माध्यम से हो सकता है। और भी स्टेप्स लेने होंगे, वो बाद में आएंगे, लेकिन पहले एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना बहुत ही अनिवार्य है इस समय पर। तबकि जबकि हम जानते हैं कि किसान की जो औसतन आय है किसान परिवार की, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, बल्कि मनरेगा से कम किसान की आज अगर आय है, तो हमें लगता है एज ए नेशन हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसान को उस गंभीर संकट से कैसे बाहर निकालें। शर्मा जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन सरकार का भी तर्क है कि वो बहुत सी जन कल्याण की योजनाएं चलाती है, उस पर उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और वो अलग अलग सबके लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, दलितों के लिए है। ऐसे में सिर्फ किसानों की शर्तें मान ली जाएं तो सरकार के पास अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। किसानों की दूसरी बड़ी मांग ये है शर्मा जी कि जो कर्ज हैं किसानों पर और मजदूरों पर, उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये संभव है? पहले आप कर्ज लें, कर्ज लौटा ना पाएं, और फिर कर्ज को माफ़ी करने की बात करें, क्या ये संभव है? क्यों नहीं हो सकता? ये क्या कारण है इस देश में कि जब भी कॉर्पोरेट के कर्जे माफ करने होते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मुझे याद है जब जब हम पिछली बार जब किसानों के कर्जे माफ हुए, तो टेलीविजन पे डिबेट होती थी कि वेव दी वेवर, ये पैसा अनुकूल है नहीं है, इसको व्यर्थ करना, वेस्ट करना, ये सब बातें हुई कि ये पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर हमने ये किसानों का कर्जा माफ किया। और लेकिन जब कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करना होता है, मैंने कभी नहीं डिबेट सुनी टीवी पे कि भाई ये कर्जा जो है ये माफ ना किया जाए। कॉर्पोरेट का पिछले 10 सालों में तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है। इसको हम ना भूलें कि ये तो एक एक जो माफी हुई है कर्जे की कॉर्पोरेट की, कितने कितनी बड़ी है, कितनी रकम बड़ी है, उसकी कभी चर्चा नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक कैटेगरी है विलफुल डिफॉल्टर, यानी ये वो लोग हैं जो कर्जा लेते हैं, नहीं वापस करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कर लो, मेरा क्या करना है। तो इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली देखिए क्या किया है कि बैंक्स को कहा कि कॉम्प्रोमाइज करिए, और उनको अगर साल में इनकी जरूरत है इसको दोबारा कर्जा भी दे दीजिए। और ये कितना अमाउंट है? तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो एक तरह का जो राइट ऑफ ही कह लीजिए, जो विलफुल डिफॉल्टर को दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि सितंबर 2019 से हमने जो टैक्स कट दिए हैं कॉर्पोरेट्स को, वो तकरीबन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास हर साल के टैक्स कट्स दिए गए हैं, 1.45 लाख करोड़ टू बी एग्जैक्ट। और अभी तक मेरा मानना है कि जब से शुरुआत हुई है तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपया उनका उनका उनको मतलब उनको जो एडवांटेज हुआ है कॉर्पोरेट्स को, तब तो किसी ने नहीं बोला आज तक कि साहब ये पैसा कहां से आएगा, इज इट पॉसिबल?
कभी किसने पूछा है? लेकिन जब भी किसान का कर्जे को राइट ऑफ करने की या वेव करने की बात आती है, तो ये सवाल उठ जाते हैं कि साहब ये पॉसिबल है कि नहीं है? आपको याद होगा जब पहले एक बार जब कर्जा माफी हुई थी, तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि ये नेशनल बैलेंस शीट को अपसेट करेगा और ये मॉरल हैजर्ड होगा। ये क्यों कहते हैं जब भी हमने किसानों का कर्जा माफ करना होता है? बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच।